नमस्कार। बेबाक बहस में आपका स्वागत है। हम हैं अंशुमान त्रिपाठी। हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। 2019 के आम चुनाव में 10 लाख मतदान केंद्रों के जरिए करीब 90 करोड़ नागरिकों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। लेकिन यहाँ ये बताना जरूरी हो जाता है कि चुनावी खर्च के लिहाज से भी हमारा देश अमेरिका को पीछे छोड़ चुका है। 2016 के अमेरिकी चुनाव में करीब 46,000 करोड़ रुपए का खर्च का अनुमान लगाया गया था, जबकि एक सामाजिक संस्था के शोध के मुताबिक भारत के इन आम चुनाव में 70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए। लेकिन इतना बड़ा लोकतंत्र होते हुए चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता में कमी नजर आती है। हालात यह है कि राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले चंदे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों का पूरा ब्यौरा देने का आदेश दिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड से हजारों करोड़ रुपए चुनावी चंदे में दिए जा रहे हैं। ऐसे में चुनाव को किस हद तक निष्पक्ष और लोकतंत्र को किस हद तक सच्चा माना जा सकता है? क्या वजह है कि सियासी पार्टियां चुनावी चंदे को लेकर चुप्पी साध लेती हैं या फिर चंदे संबंधी सुधार का खुलकर विरोध करने लगती हैं? क्या ऐसे में निर्वाचित सरकार पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ अपने दायित्व के निर्वाह कर सकती है? क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो पारदर्शिता को बरकरार रखेंगे? आज इसी पर है हमारी बेबाक बहस। चुनावी खर्च लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। सीएमएस की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि 2019 के आम चुनाव इतिहास का सबसे महंगा चुनाव साबित हुआ है। इस चुनाव में हर एक लोकसभा पर औसतन 100 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, जबकि हर एक वोटर पर 700 रुपए का खर्च आया है। देखिए एक खास रिपोर्ट। चुनावी खर्चे को लेकर सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज ने जो रिपोर्ट जारी की है, उसने सियासी गलियारे में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। चुनाव आयोग से लेकर कोर्ट तक महंगे होते चुनाव को कम खर्चीला बनाने को लेकर कई बार निर्देश जारी कर चुका है। लेकिन 2019 के चुनावी खर्चे के जो आंकड़े सामने आए हैं, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक लोकसभा चुनाव 2019 में 55 से 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इनमें एनडीए गठबंधन से अकेले 45 से 55% खर्च किया गया, जबकि कांग्रेस गठबंधन ने 15 से 20% खर्च किया है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 20 साल में आम चुनाव में होने वाला ये खर्च 6 गुना यानी कि 9,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 55,000 करोड़ रुपए हो गया है। दिलचस्प बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसका खर्च 1998 के चुनाव में कुल खर्च का 20% हुआ करता था, वो बढ़कर 45 से 55% हो गया। हालांकि आंध्र प्रदेश एक मिसाल के तौर पर सामने आया है, जहां लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हुए, लिहाजा मतदाताओं को अन्य राज्यों के मुकाबले दोनों जगह मतदान के लिए पैसे मिले। रिपोर्ट की माने तो टीडीपी ने इस चुनाव में 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए। आरोप ये भी है कि जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस को तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की टीआरएस की तरफ से 1,000 करोड़ रुपए, जबकि बीजेपी की तरफ से 500 करोड़ रुपए मिले। रिपोर्ट के मुताबिक आंध्र प्रदेश की हाई प्रोफाइल 13 सीटों पर 45 से 60% मतदाताओं को 500 से 4,000 रुपए तक बांटे गए। इसके अलावा विभिन्न राज्यों में कुछ लोकसभा सीटों पर जरूरत से ज्यादा रुपए खर्च हुए। इसमें उत्तर प्रदेश की अमेठी, सहारनपुर, कानपुर, आजमगढ़, मध्य प्रदेश की गुना, जबलपुर, भोपाल, महाराष्ट्र की नागपुर, बारामती, नांदेड़, राजस्थान की जोधपुर, जयपुर, धौलपुर सीटें शामिल हैं। इसमें हैरानी की बात नहीं कि ये सीटें हाई प्रोफाइल सीटें थीं, जिन पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, सपा के मुखिया अखिलेश यादव, ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिग्विजय सिंह और प्रज्ञा, नितिन गडकरी, सुप्रिया सूले और अशोक चौहान सरीखे दिग्गज अपनी किस्मत आजमा रहे थे। मतदाताओं से बातचीत पर आधारित रिपोर्ट के मुताबिक कुछ सीटों पर 100 से 500 रुपए, कुछ पर 500 से 1,000 रुपए और कुछ पर 1,000 से ज्यादा प्रति वोट दिए गए। लेकिन समय के साथ महंगाई अपने आप में बढ़ रही है
और आम लोगों तक पहुंचने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक साधन संसाधन इस्तेमाल हो रहे हैं, इसके अलावा अंदर खाने जो कहा जाता है, जैसे आप जानते ही हैं कि मतदाताओं में पैसे भी बांटे जाते हैं, तो इस तरह के जो खर्च होते हैं वो इस खर्चे को बहुत बड़ा कर देते हैं और इसको अभी रोकने का कोई बहुत मेरे ख्याल से सक्षम साधन हमारे पास नहीं दिखता है, क्योंकि हर दल चाहता है कि वो किसी भी तरह इस चुनाव को जीत ले। इसके लिए वो हर तरीके अपनाता है, हर साधन संसाधन अपनाता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि मतदाताओं को सीधे नकदी देने के अलावा सरकारी योजनाओं के माध्यम से चालाकी से मतदान के ऐन पहले वोटर के खाते में सीधे पैसे भी ट्रांसफर किए गए। इसमें केंद्र की प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना एक है, जिसके तहत किसानों को 2000 रुपए की 3 किश्तों में सालाना कुल 6000 करोड़ रुपए का वितरण तय है। लेकिन इसके अलावा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सरकारों ने भी विभिन्न योजनाओं के तहत वोटिंग से पहले मतदाताओं के खाते में पैसे ट्रांसफर किए। कहीं ना कहीं कोई भी नेता अपना पैसा लगा के, आप देखें पार्टीज में आने के लिए, टिकट्स लेने के लिए हम बहुत सुनते हैं न्यूज़ पे कि इतना पैसा दिया और इतना, कोई क्यों देगा? अगर उसको सचमुच में जन सेवा करनी हो, समाज सेवा करनी हो, तो वो तो खुद भी बिना किसी सीट के जाके काम करेगा ना। वो अगर अपना 1 करोड़ 2 करोड़ डाल रहा है, 50 लाख डाल रहा है, तो इट मीन्स उसको मालूम है कि आने वाले समय में उसे डबल मुझे मिलने वाला है। 100% ये जनादेश खरीदा जा रहा है और इसी तरह से कॉरपोरेट के थ्रू पैसा लगवा के जनता को गुमराह किया जा रहा है और जनता के पैसों से ही ये अपनी गद्दी को बचाकर बैठे हैं, जो मुझे लगता है। गौरतलब है कि जहां एक तरफ 20 साल में चुनावी खर्च 6 गुना हुआ है, वहीं 2014 के मुकाबले 2019 में चुनाव खर्च 2 गुना हुआ है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा सबसे बड़ा है। हैरान करने वाली बात यह है कि 2014 में विपक्षी पार्टी रही भारतीय जनता पार्टी ने सत्ताधारी कांग्रेस के मुकाबले 15% ज्यादा खर्च किया था। चुनाव सुधार पर काम करने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की नवंबर 2018 में जारी रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए भारतीय जनता पार्टी को कुल चंदे का 95% हिस्सा मिला था। 17वीं लोकसभा में 88% सांसद करोड़पति हैं। ये सांसद अपनी जनता के लिए उम्मीद का किरण नहीं बल्कि एक धोखा है, क्योंकि इन्हें चुनाव जिताने के लिए एक पार्टी तंत्र काम कर रहा है। लिहाजा ये मान लिया जाए कि जनादेश हासिल नहीं बल्कि खरीदा जा रहा है। बड़े बड़े कॉरपोरेट इस जनादेश को खरीदने के लिए राजनीतिक दलों की मदद कर रहे हैं, जो आने वाले 5 सालों में सरकार से सूद समेत अपना खर्चा वसूल कर लेंगे। कैमरा पर्सन राम त्रिपाठी के साथ में कुमार विकास, सूर्य समाचार, दिल्ली। आपने देखा, रिपोर्ट के मुताबिक जनादेश हासिल नहीं किया जा रहा बल्कि खरीदा जा रहा है। हमारे साथी विकास साहू जी की रिपोर्ट आपने देखी और इस पर चर्चा के लिए सबसे पहले आमंत्रित हमारे बीजेपी के नेता संदीप दुबे जी, जो अपने शिष्टता, शालीनता और तर्कपूर्ण वाक शक्ति के लिए परिचित है। संदीप भाई, आपसे जानने की इच्छा है कि इतना बड़ा जननायक आपकी तरफ से चुनाव लड़ रहा था, जिसके छत्र छाया में अगले 10 बरस भी और देश चलने वाला है, तब इतने बड़े 27,000 करोड़ रुपए फिर भी खर्च करने पड़े। ये कैसा जनादेश है मित्र? तो उसमें 1-2 चीजें हम लोग को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। नहीं, पहला ये संदीप भाई, मोटे तौर पे ही समझ के बता दे। एक तरफ नरेंद्र मोदी जैसा जननायक और दूसरी तरफ 27,000 करोड़ रुपए का उसके प्रचार पर खर्च, क्या है ये? देखिए, मैं अब दो पक्ष रखने की जरूरत है। देखिए, चुनाव सुधार भारत के लिए जरूरी है और प्रधानमंत्री ने पिछले वर्ष ही इसकी पहल करी थी कि सारे विधानसभा, लोकसभा और इवन जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तक के इलेक्शन है वो एक साथ करा दिए जाएं, ताकि चुनाव खर्च में कमी आए। नहीं संदीप जी, अभी बताऊं, आपके अटॉर्नी जनरल श्री केसी वेणुगोपाल ने जनता को जानने का हक नहीं देने की बात सुप्रीम कोर्ट में कही है। अगर आपकी सरकार ट्रांसपेरेंसी और पारदर्शिता में विश्वास करती तो आप वेणुगोपाल के माध्यम से अदालत को ये समझाने की कोशिश नहीं करते कि जनता को राजनेताओं के पास पैसा आने का सोर्स की जानकारी नहीं होनी चाहिए। आप खुद पारदर्शिता के विरोधी हैं संदीप भाई।
नहीं अंशुमान नहीं, जी, देखिए, बात तो सुन लीजिए। स्पष्ट जब बात सवाल करिए। करते हैं तो बात सुन लीजिए। नहीं, आप देखिए, आप कोई भी संपूर्ण- समस्या आप है, शुरुआत अगर ही देश में करते आपको हैं लगता है कि एक बहुत बड़ी चालीसा से, समस्या है, चालीसा उसके से समाधान शुरुआत पे मत काम करिए। करने की जरूरत है। और ये जो लोकतंत्र के रिपोर्ट है, चालीसा कहां से पढ़िए। आई है, कौन सी डाटा है, आपको पता होना चाहिए कि हर लोकसभा में 50-50 लोग लड़ते हैं। लोकसभा उम्मीदवार को 70 लाख रुपए खर्च करने की अंतिम एक बना लिया गया कि 70 लाख करेंगे। हाँ, अब जो बिल्कुल ठीक। रिपोर्ट ये लोग बनाते हैं, इनको एक एक घर में किस तरह की रिपोर्ट बनती है, मैं उसमें चैलेंज नहीं करता। मैं ये कहता हूं कि चुनाव सुधार की आवश्यकता है और हम सब लोग को एक, जो भी हो, आप हो हम हो, अगर लगता है कि जिस क्षेत्र में कमी है, सरकार की संस्थाओं को मजबूत करने की जरूरत है। और चुनाव सुधार भारत में हुए हैं, वो ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के समय हुए, पहले भी कांग्रेस के समय हुए, पूर्ववर्ती सरकारों ने चुनाव सुधार किया है। आपको अगर याद होगा तो हमारी जो मतदान करने की आयु होती थी वो 21 वर्ष थी, हम उसे घटा के 18 नहीं, वर्ष मुझे कर दिए। आर्थिक भ्रष्टाचार जिसके नाम पर आप चुनाव जीते हैं उस पर चर्चा करना नहीं, चाह आप रहा ये हूं। आरोप अभी कैसे आप लगाते पूरे हैं? देखिए, चुनाव के ये तो परिदृश्य इस पे तरह चले के जाएंगे तो लोकतंत्र को खुद बैठ के जिस डाल पे बैठे हैं, तुलसीदास जी के कालिदास जी की तरह उसी डाल को काटने का काम कर रहे हैं। भारत के अंदर हम संवैधानिक संस्थाओं को अगर मजबूत नहीं करेंगे तो क्या हम बात है? आरोप प्रत्यारोप के दौर में सिर्फ आपकी राजनीतिक पार्टियों को तभी दोषी आपके बना दें, अटॉर्नी भारतीय जनरल जनता सुप्रीम पार्टी को कोर्ट दोषी को बना दें, गुमराह करने का इससे प्रयास समाधान करते नहीं हैं। होगा। आज आपके पास बेहतर सरकार है, बेहतर प्रधानमंत्री है, आपके पास जो लगती है कि चुनाव सुधार में जो भी समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं के निदान के लिए हम सब लोग को मिलकर काम करना पड़ेगा। अंशुमान जी देखिए, आरोप लगाना, नहीं आप तो संदीप जी, गांधीवादी हैं, 30 आप तो मई आरोप लगा ही तक नहीं सकते। 30 इसके मई तक समाधान पे हम आपको लोग काम सारे करें। चुनावी खर्च का ब्यौरा देना था सुप्रीम कोर्ट को, दिया जाएगा। आपने देखिए, नहीं दिया। सारी पॉलिटिकल 30 पार्टियों मई की तक liability नहीं है। दिया अंशुमान आपने, जी, मैं सुप्रीम बता रहा कोर्ट को हूं, आदेश व्यक्तिगत तौर जारी पे मैं- करना मेरा पड़ा। हित है, समाज का हित जो है वही सरकार का हित है। व्यक्तिगत तौर पे सभी पार्टियां संदीप अपने जी, खर्चों का जिम्मा संदीप उठाएंगी। जी, और सुनिए, ये जो आपकी लोकसभा के नीति चुनाव और हुए हैं या विधानसभा के नीति चुनाव और होते हैं, नियत का अब फर्क एक है, ऑफिसर वो बैठा नजर आता होता है। वो आदर्शों में ऑफिसर आपसे लास्ट कोई में नहीं जीत जाके सकता। एक एक रुपए का हिसाब लेता है। संदीप जी, जो लोग किस चुनाव एक लड़ते एक हैं, रुपए का अंशुमान जी, हिसाब लेता है? आप एक बताइए, किस एक एक रुपए का हिसाब लेता है? जो प्रत्याशी नहीं, मैं चुनाव खुद- लड़ रहे होते हैं मेरे साथ वो यहाँ जमा संजीव करते हैं। कौशिक जी देखिए, हैं। आप बदलाव का मैं नेतृत्व आपको कर रहे संजीव हैं जी तो से लोहिया चर्चा जी की कराता बात हूं। याद रखिएगा। संजीव जी, लोहिया जी कहते थे संदीप जी, बदलाव अब धीरे लोहिया धीरे जी को आए। छोड़ अंशुमान दीजिए, जी, आप आपने एक दिन सारे इस डंडा तरह के चला के आदर्श इस और लोकतंत्र प्रतिमान की गिरा ऐसी दिए की हैं। तैसी नहीं अब कर आपके सकते। पास उसको एक ही मजबूत तो प्रतिमान होने है दीजिए, और मजबूत हमारे होने पास भी दीजिए। वही है, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी से बढ़कर मेरे लिए और कोई नहीं है और उनके राज्य में सबसे क्या ज्यादा आप बड़े चाहते हैं कि आदर्श जो प्रतिमानों व्यक्ति व्यवस्था की के अपेक्षा बदलाव की का जाती सूचक है, उसको संदीप लोगों जी, से गालियां संदीप दिलवाई जी, जाए। जो आप व्यक्ति ने एक दिन विषय पर प्रतिज्ञा करी चर्चा और राष्ट्र करें। के लिए जो अपना सारा जीवन दे दिया, उसको आप बुरा भला ये कह रहे हैं। हर जीवन एक बड़ी किसने लकीर नहीं खींचे दिया? ना, हर जो लोग राजनीतिक बेहतर देता भारत है, चाहते हैं, हर सब लोग प्रोफेशनल बड़ी देता है लकीर पूरा खींचे। जीवन। पहला आपने नहीं दे प्रधानमंत्री दिया जो पार्टी सबको के लिए कहता है अपना कि पूरा बड़ी जीवन, लकीर खींचिए, अपनी जवानी बेहतर दे दी काम आपने। करिए। और चुनाव सुधार में भारतीय जनता पार्टी नहीं, पिछले भी नहीं, वर्ष, संदीप जी, पिछले वर्ष संदीप जी, बेहतर काम संदीप, करिए। तार्किक बनिए, आप कृपया चुनाव तार्किक चुनाव बनिए आयोग को और मजबूत मानिए करने कि का आपसे काम गलती करिए, हो रही ताकि है। धीरे धीरे जो सुधार हुए हैं वो आएंगे। ये कांग्रेस के सुधार जमाने में धीरे बूथ क्यों होते कैप्चरिंग हैं? होती थी, उसके बाद संदीप ईवीएम आ जी, गया। जो आज ईवीएम देश के की माध्यम से जनता कोई का बूथ विषय कैप्चरिंग है, करके दिखाए, तो उसमें- बदलाव धीरे धीरे आएगा। अंशुमान जी, क्या बात है? अब एक मिनट आप मुझे सुन ले। आयुष्मान योजना के लिए आपने महज 2000 करोड़ रुपए पहले साल में दिए और आपने कितना खर्च किया चुनाव पर? 27,000 करोड़। आपके लिए लोगों का स्वास्थ्य से ज्यादा महत्वपूर्ण था इस ये डाटा आपके पास कहां से जनादेश को आता है? खरीदना। कौन लोग ले आते हैं इसको और किस आपने तरह के खरीदा डाटा का है। प्रयोग आप कर रहे हैं और एक डाटा गलत है, पॉलिटिकल चैलेंज पार्टी कर को दीजिए जानबूझ ना। के निशाना बना सेंटर रहे फॉर हैं। मीडिया देखिए, स्टडी पे केस कर दीजिए, डाटा गलत है तो आप डाटा पे प्रश्न उठाते हैं। आपको ऋषि मालूम जी, है, ऋषि जी, एक बात मैं आपको 60% स्पष्ट कर भारतीय देना जो है, चाहता हूं। 60% आप ऋषि भारतीय जो मिश्रा जी है, सुन लीजिए, $3 अगर आप प्रति- ऐसे ही किसी को गाली 60% देते रहेंगे, भारतीय का अगर खर्च व्यवस्था जो में है, सुधार के per day जो है, हिस्सा नहीं $3 है से कम तो है। आप और सबसे आप बड़ी जो देश है, की समस्या है। और 27,000 आज मैं करोड़ कह रहा रुपए हूं, चुनाव में खर्च जो लोग करते भी हैं। व्यवस्था और में त्रिपाठी सुधार जी के चाहते हैं वो आंकड़े पर आगे सवाल आए, उठाते हैं। बेहतर विकल्प शर्म आनी बने चाहिए आप और लोगों को। सरकार अगर उनकी जनता बात से न माने मजाक तो वो बहुत- प्रश्न उठाएं। पहले ही वो ये नहीं, बैठ के बैठे हैं कि संदीप जी, सरकार बुरी है, सरकार संदीप बुरी जी, है और सरकार की संदीप जी, छवि दूर 5 करने साल का काम आपने होगा, तो नेहरू दिखा समझिए के, जनता राहुल बर्दाश्त दिखा नहीं के करेगी। देश को खूब पप्पू बनाया। राहुल को दिखा दिखा त्रिपाठी के जी, देश को पप्पू बनाया। त्रिपाठी जी। मैं राहुल जी, मेरे साथ बैठे एक दूसरे राहुल जी, उनसे मैं पूछूंगा, राहुल जी, ये इस पप्पू बनाने के पीछे आखिर खेल क्या है? कहां पर असली खेल हो रहा है? क्योंकि मेरा मानना है कि ये जनप्रतिनिधि जब संसद में जाते हैं तो इन नीतियों को प्रभावित करते हैं उन पूंजीपति आकाओं के लिए जो जिनके मार से इस देश का 50% जनता तबाह है। देखिए, ये जो मामला है ये बहुत ही गंभीर मामला है। ये इसकी गंभीरता को समझने की ज़रूरत है। जैसे आपने रिपोर्ट में कहा
कहा भी
कि अमेरिका के चुनाव में 46,000 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है और भारत के चुनाव में 70,000 करोड़ रुपया खर्च हो रहे हैं। अब सोचने वाली चीज़ ये है कि भारतीय अर्थव्यवस्था और अमेरिकी अर्थव्यवस्था में अंतर कितना है। वो दुनिया के सबसे विकसित देश हैं, हमारी अर्थव्यवस्था की तुलना में वो कई गुना जो है कि उनका अर्थव्यवस्था का पूरा प्रचार प्रसार है। जनसंख्या हमारी कितनी गुना है? देखिए एक चीज देखिए, आप अपने पक्ष को रखेंगे, जनता के बीच ले जाएंगे, बातें करेंगे। संदीप जी, 50-100 उम्मीदवार लोकसभा में लड़ते हैं, क्या वो लोकसभा के उम्मीदवार लड़ने वाले लोग अपनी बात संदीप जी देखिए इसमें एक चीज और देखिए, देखने वाली चीज है। देखिए मेरी पट भी मेरी तो नहीं होती, एक विकल्प बना के चलना पड़ेगा। और मुझे लगता है मैं खुद चुनाव सुधार का पक्षधर हूँ। नहीं देखिए संदीप जी, आपके ऊपर कोई आक्षेप नहीं हो रहा है, थोड़ा सा देखिए सरकार के सामने, चुनाव आयोग के सामने जरा सा सुन लीजिए, ना माने तो आप कहिए। नहीं संदीप भाई, सुन तो लीजिए भाई, मैं राहुल जी मैं एक मिनट स्पष्ट कर दूं, व्यक्तिगत तौर पर आप सबसे शिष्ट शालीन राजनीतिज्ञ हैं हमारे लिए, जो ऐसी बहस में आमंत्रित किए जाते हैं और आकर के आप हम लोगों को दिशा भी देते हैं, बताते भी हैं, पार्टी का पक्ष भी रखते हैं और आप निसंदेह इसके पक्षधर होंगे। लेकिन आपके पार्टी के और सरकार की कथनी और करनी को लेकर के जो अंतर है, अगर इस पर सवाल नहीं उठाए जाएं तो फिर वही होगा। आप बताइए कौन ऐसा समुद्र है जो अपना पानी खुद पी जाता है? कौन ऐसा पेड़ है जो पेड़ को खा जाता है? अरे भाई जो आप सही कर रहे हैं, आप पार्टी के लिए आपकी प्रतिबद्धता, पार्टी के लिए जरा सा मैं अपने बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं। देखिए आपने प्रश्न किया कि आबादी बहुत ज्यादा है। देखिए अगर अमेरिका और भारत की तुलना हम लोग कर रहे हैं तो अमेरिका का जो 46,000 करोड़ रुपया है वो अधिकृत खर्च में दिख रहा है, लेकिन भारत के साथ यहाँ पे हम लोगों के चुनाव में क्या समस्या है कि जो ये 70,000 करोड़ रुपया है, ये एक तरह से ये इसमें ब्लैक मनी शामिल है, इसमें एक तरह से ये अधिकृत आंकड़े नहीं है, तो ये अनधिकृत रूप से है। तो ये और खतरनाक सिचुएशन है हमारे यहाँ पे कि इसमें इस राशि में पूरी तरह से पारदर्शिता की भारी कमी है। तो अब एक तो समस्या इस स्तर पे है, इसलिए हम लोग आबादी के आधार पे हम लोग नहीं जा सकते। देखिए चुनाव में आप बता रहे हैं कि 70 लाख रुपया मैक्सिमम कैप है, यहाँ पे 70 लाख का मैक्सिमम कैप देखते हैं। एक तरह से सारे राजनीतिक दल ये भी तर्क देते हैं कि जो मैक्सिमम कैप है वो 70 लाख के आसपास का है, लेकिन अगर हम लोग पार्टी का खर्च तो बिल्कुल काउंट ही नहीं हो रहा है। नहीं सबसे बड़ा देखिए केंद्रीय स्तर पर पार्टी के सबसे बड़ा समस्या क्या है, मैं उसी चीज पे आ रहा हूँ कि व्यक्तिगत एक तो दो पहलू पे मैं रखूंगा यहाँ पे। पहला चीज तो ये कि हमारे यहाँ पे 70 लाख एक प्रत्येक उम्मीदवार के लिए तय है, लेकिन राजनीतिक दलों के लिए कोई भी सीमा तय नहीं है कि वो सीमा कहाँ पे जा रहा है। तो राजनीतिक दल अनंत खर्च कर सकते हैं चुनाव में, एक तो ये कमी है। दूसरी चीज़ ये है एक विरोधाभास जो देखने के लिए मिलता है। अगर हम लोग एडीआर के आंकड़े को देखते हैं तो एक ऐसे तो राजनीतिक दल सारे लोग कह रहे हैं कि 70 लाख का सीमा काफ़ी कम है, वो गैर व्यवहारिक है, लेकिन अगर आप देखेंगे कि जो इन लोगों ने चुनाव आयोग को अपनी रिपोर्ट दी है तो वो खर्चे 35 से 40 लाख, किसी भी पार्टी का आप देख लीजिए, वो 40-45 लाख से ऊपर का खर्च शो नहीं कर रहे हैं ऑन पेपर। तो खतरनाक चीज़ ये है कि यहाँ पे हम लोग वाह्याडंबर के चरम स्थिति पे पहुँचे हुए हैं इस जगह पे कि हम 100 कर रहे हैं, 45 लाख के आसपास खर्च कर रहे हैं, 100 करोड़ के आसपास एक कंस्टिट्यूएंसी में खर्च हो जा रहे हैं। तो इसलिए इसमें पारदर्शिता की बेहद कमी है। ध्यान रखना है कि चुनाव आयोग के जो सारे प्रोसेस शुरू हो रहे हैं वो तो जब नामांकन दाखिल हो रहा है तब उस समय से कैंडिडेट की गिनती शुरू होती है। नामांकन पत्र दाखिल करने के दिन से जब वो जा रहा है तो उस समय से चुनाव आयोग की निगरानी उसके ऊपर शुरू होती है। लेकिन हम लोगों को स्पष्ट पता है कि उसके काफ़ी पहले से राजनीतिक दल और पार्टी दोनों ही काफ़ी ज़्यादा पैसा जो है वो खर्च कर चुके होते हैं। इसलिए ये जो खर्च और निगरानी का तंत्र है ये काफ़ी खतरनाक होता जा रहा है। जैसा कि आपने रिपोर्ट में बताया कि 88% सांसद हमारे करोड़पति हैं। तो देखिए हम लोग लोकतंत्र का आशय कैसे बदलता सा जा रहा है। हमारे लोकतंत्र में सामान्य व्यक्ति केवल मतदाता बन के रह गए, जबकि स्थिति ये होनी चाहिए कि लोकतंत्र इस चीज़ का संकल्पना करता है कि कोई भी सामान्य व्यक्ति चाहे तो वो चुनाव लड़े, चाहे तो वो वोटर बने। अब क्या हम लोग इसमें ये परिकल्पना कर सकते हैं कि बिल्कुल समाज का आखिरी व्यक्ति कहीं कोई गांव में कोई कृषि को लेके उसके पास काफ़ी इनोवेटिव आइडिया हो और वैसे सिचुएशंस में वो निर्दलीय रूप से अपने आप वो इलेक्शन लड़ भी जाए? तो चुनाव आचार संहिता जिसका मुख्य उद्देश्य था इक्वल प्लेटफॉर्म प्रदान करके सबों को करना, ये तो बिल्कुल ही ये कारपोरेटाइजेशन की पूरी स्थिति देख रहे हैं इसमें कि अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनियां पैसा निवेश कर रही हैं और वो निवेश करके बाद में अपने हिसाब से जो है कि वो उसको बिल्कुल वसूल करेंगी। तो ये फिर सरकार का जो मुख्य हिस्सा होगा वो नीति निर्माण में उनकी भूमिका नहीं होगी, ये कैसे कोई मान सकता है? बहुत बढ़िया। मैं संजीव भाई मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं, संजीव भाई चीज़ों को समझते हैं जैसे राहुल भाई हैं। आज मुझे दो अपने साथ विश्लेषकों को बिठाना पड़ा, मेरा अल्प ज्ञान की वजह से। मैं चाहता था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि मुझे थोड़ा मार्गदर्शन करते, लेकिन स्थिति आप लोगों से समझना पड़ा। संजीव भाई, एक राजनीति में बड़ी विचित्र परिवर्तन दिखाई देने को मिला। बोफोर्स तक तो नेता लोग घूस लिया करते थे जैसा आरोप लगता है ना।
अब उस तरीके से अपने खाते में पैसे डलवाने की जरूरत ही नहीं बची है। हाँ? तो ये क्यों हो रहा और इसका क्या, ये किस दिशा में जा रही चीजें, ये क्या है मसला? पहली बात तो ये संदीप दुबे जी, आप ये ना समझें कि केवल आपकी बात हो रही हाँ। है। मैं ये कह रहा हूँ कि पिछले 10 सालों में जो तकरीबन 52-58% से जो करोड़पति लड़ने वाले थे, वो तकरीबन 85-88 के आसपास में करोड़पति पहुंच गए हैं परसेंट के हिसाब से, प्रतिशत के हिसाब से। ये इतने पैसे वाले लोग इसमें आ रहे हैं, ये काफ़ी मात्रा में पैसा लगा रहे हैं। जब पैसे इतने मात्रा में लगाए जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि निकलने के लिए भी सिस्टम होना चाहिए। इसमें कोई रॉकेट साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, चाहे समाज सेवा के नाम पे हो या किसी भी नाम पे हो, पैसे लगाएंगे तो पैसे निकालेंगे भी। दूसरी बात कि हम किसी पार्टी विशेष की बात, पिछले 5 सालों की बात यदि की जाए तो जितने भी तकरीबन जो सांसद थे, लगभग 41 से 45% उनके जो भी संपत्ति है उसमें इजाफा हुआ है। तो ये भी एक शोध का विषय है। ये सब कुछ जानते हैं हम, ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे आंखों के सामने कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन कानूनन सिस्टम जो है उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। और कौन दुरुस्त करेगा? सबसे बड़ी चीज़, जो सत्ता के शीर्ष पे बैठे हैं उनको पता है कि पिछले इलेक्शन में यदि कुल खर्च लगभग 35-35.5 हज़ार करोड़ के आसपास में, तो इस बार अनुमान लगाया जा रहा था कि 50 हज़ार करोड़ के आसपास में खर्च होंगे। ये 60-70 तक पहुंच गए हैं। ये पैसे अफरात यदि खर्च होंगे कहाँ जाएंगे और पैसे कहाँ खर्च होंगे? सीधी सी बात है। कुछ तो ऐसे खर्च हैं जो दिखाई नहीं देते हैं और कुछ ऐसे खर्च हैं जिसकी चर्चा कोई नहीं करना चाहता और सब करते हैं। सारे पार्टियों की बात है कम बेस। वो जिस तरह से अब जो सत्ता में है वो उसके पास सिस्टम है, वो एक ऐसा सिस्टम डेवलप करता है कि उस सिस्टम के थ्रू वो अपना पैसा खर्च करता है। जो नहीं है वो कहीं कहीं परेशान भी होते हैं। सिस्टम ये बना दिया गया 10 लाख से ज़्यादा आपकी जेब में नहीं होने चाहिए, 70 लाख खर्च करने चाहिए। हमने देखा, अभी देख रहे थे कि एक सांसद महोदय जीते हैं, साइकिल पे चलते हैं, बड़ी चर्चा थी उनके बारे में। थोड़ा सा हमने देखा तो उनके सादगी के बारे में लगातार चर्चा हुई, लोगों ने चर्चा भी किया, हमने भी चर्चा की लोगों से। लेकिन जब थोड़ा सा देखा गया अंदर में, उन्होंने भी खर्च किए हैं। उनके पास कैसे पैसे आए? पार्टियां देती है, पार्टी खर्च करती है, और किस बेस पे खर्च करती है? जाहिर सी बात है कि वो अब जाएंगे, वो संसद में पहुंचेंगे, उनकी अपनी एक प्रवृत्ति है, वो अपने प्रवृत्ति से बाज नहीं आएंगे, वो रहेंगे वैसे ही रहेंगे। लेकिन जो खर्च करते हैं बड़े बड़े, यदि कॉर्पोरेट कंपनियां खर्च कर रही है, यदि कोई आपको एक चार्टर्ड प्लेन दे दे रहा है, आप लगातार पूरे इलेक्शन भर उस हवाई जहाज में उड़ते रहें, फुर फुर करके उड़ते रहें, वो वसूली करेगा। माध्यम कोई और होगा, आपको देना है, उसे छूट देना है। और ये कहाँ से आएंगे? हमारे पैसे जाएंगे, देश के पैसे का इसमें बंटवारा होगा। तो ये सिस्टम बना। अब कम से कम में कैसे चुनाव हो, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता। लगातार करोड़पति लोगों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, पैसे खर्च कर रहे हैं, पैसे खर्च होंगे तो वसूली होंगे। यहाँ ऋषि भाई से भी मैं पूछना चाहूँगा। जी ऋषि भाई, आप तो देख ही रहे हैं, जो हम लोगों ने जो एक मोटे तौर पे अंदाज़ा लगाया कि करीब 150 से ज़्यादा हेलीकॉप्टर, चॉपर किराए पे लिए जाते हैं। 2016 के विधानसभा चुनाव में तो स्थिति ये थी कि विपक्षी दलों के पास एयरपोर्ट पे जगह नहीं थी कि वो अपने किराए के लिए हेलीकॉप्टर को उतरने दे। बिल्कुल, सब भारतीय जनता पार्टी से पटा पड़ा था। बिल्कुल। और कुल मिला के चुनावी खर्च इतना ज़्यादा हो रहा है, तो ऐसी स्थिति, बल्कि इतना खर्च है 70,000 करोड़ कि राफेल का तो पूरा 126 जहाज़ों का, जंगी जहाज़ों का बेड़ा खरीदा जा सकता था। बिल्कुल ना। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि इस तरीके से जो खर्च है, इस पर रोक के लिए क्या आपको क्या लगता है, क्या होना चाहिए? जैसा कि एक राष्ट्रीय चुनाव निधि बनाने की बात की जा रही है, क्या संभव है? बिल्कुल। देखिए, लेकिन मैं पहले उस पर रिएक्शन देने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि हमारे देश की दुर्भाग्य देखिए कि जिस देश की आबादी का 60% लोग जो है, जिसका पर डे का जो एक्सपेंड है $3 से कम है, उस देश पे एक राष्ट्रीय पार्टी 27,000 करोड़ सिर्फ चुनाव में खर्च कर देती है। ये देश का दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है? आप बताइए। आप दूर जाने की जरूरत नहीं है। संदीप भाई दिल्ली रहते हैं, एम्स चले जाइए, एक बेड पे 6 पेशेंट होते हैं। शर्म आनी चाहिए हमारे पॉलिटिकल पार्टी को। राजस्थान चले जाइए, जैसलमेर में पीने का पानी नहीं मिलता है। 7-7 किलोमीटर चल के लोग जाते हैं पानी लाने, और उस देश पे 27,000 करोड़ सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी खर्च कर देती है, और संदीप भाई डिफेंड करते हैं। शर्म आनी चाहिए इन पॉलिटिकल पार्टी को। और इसमें सिर्फ बीजेपी नहीं, कांग्रेस भी है। यदि आप 2009 का देखेंगे तो 2009 में ठीक ये आंकड़ा बिल्कुल विपरीत थी। कांग्रेस 45 से 50% 20,000 करोड़ का जो 45% जो है कांग्रेस खर्च की थी, 10 से 15% बीजेपी खर्च की थी। कांग्रेस तो जिसके पास 70 रहा है त्रिपाठी जी, वो गाय, दुधारू गाय की तरह दुआ है, चाहे वो बीजेपी हो कांग्रेस हो। और इस सब चीज के लिए हम जनता भी जिम्मेवार है। हम किसी एक मानव हार को भगवान मान लेते हैं।
हम किसी के फैन हो जाते हैं, किसी मोदी का या गांधी का फैन हो जाते हैं। आप पब्लिक को होना चाहिए कि इन नेताओं से सवाल करनी चाहिए कि आप जो हैं इतना खर्च कर रहे हैं, कहाँ से पैसा आता है। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का। जहाँ तक आपने चुनाव सुधार की बात कही है, आप देख लीजिए इसी चुनाव में क्या हुआ है। इसी चुनाव में आप देखिए एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष के मां को गाली दिया गया, क्या कार्रवाई हुई। आप एक्सपेंडिचर पर कहाँ जा रहे हैं। एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष की मां को गाली दिया जाता है, एक नोटिस नहीं भेजा जाता है। तो हमें जो है हमारे देश में चुनाव आयोग टीएन सेशन जैसे लोग चाहिए, जो टीएन सेशन सुबह टीएन सेशन के बारे में एक इमेज था कि टीएन सेशन सुबह उठते ही नेताओं को ब्रेकफास्ट में लेते हैं, यानी नेताओं का जो अनडिसिप्लिन वर्क है उस पर कार्रवाई करते हैं। आज के चुनाव आयोग को देख लीजिए कहाँ पे वो स्टैंड करते हैं। एक तरफ टीएन सेशन साहब, दूसरी तरफ 2019 का जो चुनाव आयोग है वो कहाँ ऋषि भाई वो संवैधानिक पद है तो उस पर अभी नहीं, मैं एक भारतीय हूँ, दुख होता है कि हमारा देश कहाँ जा रहा है कि एक नेता की मां को गाली दिया जाता है, मां का गाली दिया जाता है। वो एक भावना का मुद्दा है। मैं आर्थिक मुद्दे, बुनियादी मुद्दे पे आ रहा हूँ। संदीप भाई, मालूम है आपके नेता और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आदर्शों के इतने बड़े प्रतिमान खड़े किए, उसी से प्रेरणा लेकर आज इस विषय पे बहस कर रहा हूं। और उसी से प्रेरणा लेकर ये सवाल भी पूछना चाहता हूं कि 2017 में फाइनेंस बिल लाके आपने इलेक्टोरल बॉन्ड से वो धारा क्यों हटवाई जो एक सीमा तय करती थी कि अपने प्रॉफिट का 7% हिस्सा ही चुनावी चंदे के रूप में दिया जाएगा। क्यों हटवाई, किस नैतिकता के आधार पर किया आपने, बताएंगे आप? अंशुमान जी, जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, बार बार नहीं देखिए, आपकी कथनी करनी के लगातार एक के बाद एक उदाहरण मिल रहे हैं भिन्नता के। तो हमारी पार्टी पर आरोप तो बता दें कि भारतीय जनता पार्टी आपकी सरकार थी मालिक, आपकी सरकार थी 2017 में 14,000 करोड़ के आप ही का 1400 करोड़ का। चुप रहिएगा प्लीज, आप बहुत बोल रहे थे, जब बोल रहे थे मैं चुप हूं, अच्छा बोल रहे थे, इसीलिए अब मैं जब बोल रहा हूं 1400 करोड़ की आप ही कार्यालय और सब लोग बुराई कर रहे हैं। एक राजनीतिक पार्टी का प्रतिनिधि मैं ही रख रहा हूं। देखिए, आप सरकार के प्रतिनिधि हैं मेरे लिए। सुधार के पक्षधर हूं, भारत के प्रधानमंत्री चुनाव सुधार के पक्षधर हैं, उन्होंने इस पे काम भी करी है और विस्तृत काम दिखना चाहिए ना भैया, काम दिखाइए ना। अगर आप चाहते हैं कि देश में सही लोकतंत्र हो, बेहतर तो हम चुप हो जाए, तो हम सबको अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। किस रूप में? एक दूसरे पे दोषारोपण नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो फिर तो सवाल और पत्रकारिता संस्थान बंद हो जाएंगे। बदलाव के रूप में चुनाव आयोग आजादी से लेकर आज तक अपने आप को बदला है, संवैधानिक संशोधन हुए हैं, हर समय पे जब भी जरूरत पड़ी है उसमें बदलाव का वो चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे सवाल नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूं फाइनेंस बिल क्यों लाया गया, क्यों इस लिमिट को बढ़ाया गया? सर सुन तो लीजिए सर। नहीं, आप उस पर विषय संदीप भैया उसी पर आप केंद्रित रहे, आनंद आएगा। पार्टियों की अपनी एक जिम्मेदारी है, हर जिम्मेदारी के पीछे सिर्फ दोषारोपण करने से समस्या का समाधान नहीं होता। दोष नहीं, तय में जाइए उस बिल पे। हम ज्ञान पाना चाह रहे हैं आपसे, आप डिबेट रखिए, हम आपसे विवेकपूर्ण ढंग से आपको बता ज्ञान पाना चाह रहे हैं। आज जो विषय है उस विषय पे मुझे बात करने दीजिए। देखिए, राजनीतिक पार्टियां देश में लोकतंत्र की हिस्सा हैं और वो सरकार बनाती हैं, वो सबको पता है, हमको भी पता है, राहुल जी को भी पता है, संजीव को भी जी को पता है, ऋषि भाई को भी पता है, हम सब लोग उसमें वोट भी देते हैं। एक इलेक्शन कमीशन है जो चुनाव कराता है और निगरानी भी रखता है। अब अगर समस्याएं और खामी हैं और कोई भी राजनीतिक पार्टी गलत कर रही है तो उसको चेक करने की किसकी जिम्मेदारी है? चुनाव आयोग को। हम सब लोग को अपनी भूमिका बनानी चाहिए। चुनाव आयोग ने विरोध किया था, चुनाव आयोग हमेशा विरोध दर्ज कराता रहा, आपकी सरकार के खिलाफ जाकर के विरोध दर्ज कराया था चुनाव आयोग ने। सुन लीजिए ना, जो 2004 में भी आपने यही किया। चुनाव आयोग को पता है कौन चैलेंज कर, कोर्ट में उसके खिलाफ कोई भी ऑर्डर होते कोई कोर्ट जा सकता है। लेकिन मेरी बात पूरा हो जाने दीजिए, फ्लो आप लोग बार बार रोक लेते हैं। देखिए, चुनाव आयोग को बेहतर बनाना, सशक्त बनाना हम सब भारतीयों की जिम्मेदारी है। हम चाहते हैं कि भारत बेहतर लोकतंत्र के साथ और संजीदा होकर उभरे। देखिए, हम किसी व्यक्ति विशेष पे अगर आरोप लगाएंगे उससे व्यवस्था नहीं बदलने वाली है। हम सब जब अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर लेंगे व्यवस्था बदलेगी। और आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि भारत के पास ऐसा प्रधानमंत्री, ऐसी सरकार है कि आप जो भी बात कहेंगे वो सरकार मानेगी। और आने वाले समय में देखिए यही भारतीय जनता पार्टी चुनाव सुधार करेगी। लोकसभा, विधानसभा और काउंसिलिंग, नीचे काउंसलर तक के इलेक्शन एक साथ होंगे। हाँ, विपक्षी पार्टियों को भी अपनी भूमिका अदा करनी चाहिए। और ऋषि भाई जैसे लोग जो गाली
देने का सिर्फ काम करते हैं। नहीं, नहीं। उनको ये सोच लेना चाहिए मेरे पे सवाल वो उठे हैं, हम जानते कितनी हैं। बार मैं कह रहा हूँ ना, संदीप भाई। कितनी बार चुनाव सुधार पे संदीप जी, कभी वो सुन तो चुनाव लीजिए। आयोग से मिले संदीप बता भाई, दीजिए। कोई भी लोग आलोचना बात सुनने करते की हैं, ताकत ये आप विषय पैदा होना कर चाहिए। लीजिए भाई। तो हम लोग गाली ना पाँच दें, हम वर्ष उसका हिस्सा बने, क्योंकि नहीं, चुनाव नहीं, सुधार नहीं। सब लोग पाँच- चाहते हैं, हर भारतीय चाहता है संदीप कि बेहतर भाई, चुनाव पत्रकारों को भी हो, बोलने दीजिए। क्योंकि हम लोग भी राजनीति में हैं। संदीप जी, सब लोग कम पैसे में भी प्रतिबंध बेहतर लगा देते हैं राजनीति आप। कर संदीप सकते जी। हैं। कोई जरूरी नहीं है कि धनवान ही जीत के आए। समाजवाद है, लोहियावाद है, जो भी वाद चला, बहुत चलिए, चाय संदीप वाले भाई, का बेटा हम है, थोड़ा पुराने मुद्दे पे आ पुराने जाएं। चाय बेच के, संदीप जी। चाय बेचने वाले का संदीप तो भाई, उसको पता है कि इस देश एक में मिनट अंतिम एक मिनट व्यक्ति को समय कैसे दीजिए। सशक्त करना है। एक मिनट, संजीव कौशिक जी कुछ हाँ, बोल रहे हैं। मैं ये कह रहा था संदीप भाई कि चुनाव आयोग की बात हो रही है, आपने चुनाव आयोग की स्वतंत्रता के ऊपर इतनी बड़ी बात कह दी, या लगातार अभी बोल ही रहे हैं, सुन तो रहे नहीं, आप बोल ही रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ संजीव कि जी, ये हम वही जब बोलते चुनाव हैं आयोग हमें है। बोलना नहीं देता, इसलिए अपनी बात को और मजबूती से रखना पड़ता है। ये वही चुनाव आयोग है जिसको फटकार लगी कोर्ट के से, और उसके बाद में उसने एक्शन लिया था। जब संवैधानिक संस्थाएं, देश की संवैधानिक संस्थाओं के ताकत में जब क्षरण होता हुआ दिखाई देता है, और एक नहीं, पिछले 5 सालों में यदि ईमानदारी से बात की जाए तो आपने आरबीआई की साख दांव पर लगते हुए हमने देखा, यहाँ पे चुनाव आयोग के साख को लगते हुए दांव पे हमने देखा यहाँ पे, और केवल आरबीआई, न्यायपालिका भी निकल के, न्यायपालिका के लोग भी निकल करके अपनी दुहाई देते रहे यहाँ पे। तो कहीं सीबीआई की बात कर ले तो ये लगातार कहीं ना कहीं इनके इकबाल में क्षरण हुआ है, इसलिए ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और आप भी चुनाव भारत आयोग की का जो पक्ष ले लोकतंत्र रहे की हैं, व्यवस्था है, जो और चुनाव- संवैधानिक ढांचा है संजीव जी, वो हमें समझना पड़ेगा। यहाँ किसी नहीं एक नहीं आदमी की संदीप भाई, दादागिरी आज नहीं आप है। सत्ता में देखिए, इसलिए आप एक है ना, आदमी की दादागिरी नहीं नहीं, है आप इस सत्ता लोकतंत्र में हैं तो आप हम गीता अपने साथ और हैं। गीता और कि कुरान की आपसे तरह वो गलत चीजों करेगा, को उसके रखिए। लिए एक नहीं अलग बिल्कुल, institution ये बना हुआ, अनुचित उसके होगा। सामने दूसरा व्यक्ति खड़ा प्रश्न हो खड़ा जाता है। करना हमेशा किसी भी तार्किक समाज का सवाल आप ही से नहीं, जिम्मेदारी वेलकम होती है। आप क्या कर रहे हैं? प्रश्न आप खड़ा इतना- करना किसी देखिए, भी तार्किक समाज की सुधार जिम्मेदारी तभी है। होगा जब आलोचनाएं बेहतर क्या होंगी, सिस्टम और है आपके पास? आलोचनाओं से ही रास्ता निकलेगा। उसको हम संदीप accept भाई, कर रहे हैं। हम तो मुद्दे आपका पे बात विरोधी कर नहीं रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं संजीव जी, जो संजीव जी बोले वो उनका भाषा बिल्कुल कांग्रेसियों की तरह था। नहीं नहीं ये नहीं, कांग्रेसियों अब के ये सामने- आदत छोड़ दीजिए। ये आदत छोड़ दीजिए। आपने पूरी पत्रकारिता को विपक्ष बना दिया। ये हमारे लिए गौरव की बात है। अब ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है कि कांग्रेसी बोलते हैं, भाजपाई भाषा बोल रहे हैं, भाजपाई बोलते हैं, कांग्रेसी बात सब बोल लोग रहे हैं। अपने अंदर झांक थोड़ा के हम लोग देख electoral लें, bond के जो ऊपर जहां गलत है हाँ। अपने अपने थोड़ा अंदर सा मैं सुधार आना चाहूंगा। करो। यही बेहतर भारत की परिकल्पना है। हर बहुत आदमी बढ़िया। बेहतर सुधार करेगा, संदीप बेहतर भाई, भारत बनेगा। नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में नमन करते हुए मैं एक प्रश्न राहुल जी से करना चाह रहा हूं, है ना राहुल जी। ये देखिए, हम लोगों का सारा संदेह पैदा होता है उस व्यवस्था से जो भ्रष्टाचार से पूरी तरीके से लसी हुई है, जिसको लुटियन ग्रुप कहते रहे नरेंद्र मोदी जी, और जिसके लिए सत्ता में शपथ लेने के तुरंत बाद उन्होंने उस लुटियन गैंग का विरोध किया और मीडिया में इंटरव्यू में उसका नाम लिया, और सत्ता से उतरते वक्त भी उन्होंने स्मिता प्रकाश को इंटरव्यू देते समय उसी लुटियन गैंग की बात की। मैं भी उसी लुटियन गैंग की बात कर रहा हूं जिसके षड्यंत्रों की साजिश का शिकार ये नरेंद्र मोदी सरकार होती दिखाई दे रही है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो क्लॉज है कि वो जो पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा दिया जाता है वो कितना व्हाइट होता है, कितना ब्लैक होता है, आप बता दीजिए थोड़ा। थोड़ा सा मैं देखिए- संदीप भाई का ज्ञान बढ़ाइए। देखिए, एक चीज़ तो देखिए कि जब 2017-18 में एक तरह से इस फाइनेंस बिल को जब लाया गया, तो एक तरह से देखिए हम लोग को थोड़ा व्यवस्था समझना पड़ेगा। 2 मिनट में थोड़ा समय लूंगा दर्शकों को समझाने के बिल्कुल। लिए भी और संदीप जी को बताने के लिए भी। नहीं, हमें मत बताइए, हमें तो बोलने ही नहीं दिया जाता। नहीं, मैं नहीं, बोलता हूं एक तो सेकंड। ऋषि जी संजय बोलते हैं जी, और तर्क संजीव जी सुनो। बोलते हैं, लेकिन मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा। अच्छा, तथ्य नहीं, सुन ठीक है, ठीक लीजिए, तथ्य सुन लीजिए। देखिए, एक चीज़ तो ये था कि अगर हम लोग देखते हैं इस मामले में जो सरकार ने कदम उठाया, मैं जो कदम उठाया उसको भी मैं रख ही देता हूँ कि हाँ। पहले एक अज्ञात स्रोत था कि 20,000 के आसपास तक नीचे का चंदे का स्रोत कहीं पे नहीं दर्ज होता था, और अधिकांश पार्टियां क्या करती थी कि वो उसी 20,000 से नीचे में अपने सारे कदम उसी 20,000 से नीचे में रखती थी वो। लेकिन जब इलेक्टोरल बॉन्ड लाया गया तो उसको कर दिया गया 20,000 के राशि को 2,000 किया गया। तो देखने में तो ये लगा कि एक चुनाव का बड़ा सा सुधार है ये। और लगा कि भूपेंद्र यादव जी ने मीटिंग में इसी को आधार भी बनाया कि था। हाँ भाई 2,000 का किया गया, ये हुआ भी, तो यहाँ तक तो चलिए कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो मुख्य समस्या ये आई कि एक तो आप लोग कह रहे हैं कि जो वो क्लॉज था उसको हटाया गया। दूसरा चीज़ क्या है कि वो फंड कहाँ से आ रहा है, किसके अकाउंट में कैसे आ रहा है, और वो जो इलेक्टोरल बॉन्ड है कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है, इसकी जानकारी से उसमें चुनाव आयोग को भी अनभिज्ञ रखा गया। चुनाव आयोग ने उसमें भी इसके बारे में टिप्पणी दर्ज की। चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में भी चुनाव आयोग ने अपना पक्ष रखा
कि इसमें एक तरह से चुनाव आयोग को भी बाहर रखना। चुनाव आयोग को चूंकि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के धारा 29B के अंतर्गत चुनाव आयोग ने कहा कि हमें चंदे, राजनीतिक चंदे, चूंकि भारत में विदेशी चंदे स्वीकार नहीं किए जा सकते, तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि चंदे का प्रकृति क्या है। तो जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं कि कोई व्यक्ति 10 करोड़ दे रहा है, तो उसमें उससे ये नहीं पूछा जा रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड के अंतर्गत कि वो उसका कहाँ से आ रहा है राशि। उसमें पारदर्शिता की कमी थी। इस पारदर्शिता की कमी को स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने माना भी, तभी सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि आप 15 मई तक जो भी खर्चे हो रहे हैं सभी राजनीतिक दलों के, वो 15 मई तक के खर्चे को 30 मई तक दे देना था, जो कि नहीं दिया, जो कि कल सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कहा कि सारे राजनीतिक दल जवाब दें। तो इलेक्टोरल बॉन्ड के कारण जो नई व्यवस्था बनी, हम पहले देखिए, पहले एक अलग किस्म का अज्ञात स्रोत था। अब इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद जो सिचुएशन बना वो अलग किस्म का अज्ञात स्रोत बना। तो हम लोग चुनाव सुधार के नाम पे एक अज्ञात स्रोत से दूसरे अज्ञात स्रोत की तरफ बढ़ गए। पारदर्शिता की पहले भी कमी थी, पारदर्शिता की अब भी कमी रह गई। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड का सबसे बड़ा नहीं, संकट तो इसमें है। ये पता नहीं चल सकता कि नीरव मोदी ने कितना पैसा दिया है या नहीं, नाम विजय ही माल्या ने नाम ही तो नहीं उसमें पता चलता है। तो लाभ उनको मिल सकता है, लाभ तो मिलेगा, देखिए, क्योंकि जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड एक बहुत अच्छा सा कदम हो सकता था उसमें। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपना प्रारंभिक निर्णय दिया है, इलेक्टोरल बॉन्ड पे आगे भी सुनवाई जारी रहेगी। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ बड़े निर्णय के अंतर्गत इसमें हम लोग कुछ बड़े सुधार भविष्य में देखेंगे। लेकिन जो राजनीतिक दलों के द्वारा जो प्रावधान खुद से होने चाहिए थे, देखिए यहाँ पे किसी राजनीतिक दल विशेष को पटाक्षेप नहीं किया जा रहा है। जो दिल्ली की आम आदमी पार्टी थी, जो सबसे ज्यादा अपने आप को सामान्य मानती थी, उन्होंने भी अपना जो 50% टिकट दिया वो भी करोड़पतियों को ही दिया टिकट। बल्कि उनके वेबसाइट में उन्होंने पूरा इलेक्शन का खर्च ब्यौरे को अपडेट तक नहीं किया। नहीं किया भाई, मैं कह रहा हूँ कि इसलिए ये जो पॉलिटिकल कल्चर देश में बना हुआ है कि चुनाव के, आप आरटीआई का मामला जैसे ही हम लोग लाते हैं, आरटीआई सब पे लागू हो, लेकिन राजनीतिक दलों पे आरटीआई लागू नहीं हो। तो देखिए, ये इस पारदर्शिता को इन लोगों को स्वीकार करना पड़ा। जैसा कि आप कहेंगे, शुरुआत में भी आपने उठाया भी कि वेणुगोपाल जी ने खुद सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जनता को इससे क्या मतलब है कि जो हमारे चुनावी चंदे का स्रोत क्या है। अरे जब लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी, चीफ जस्टिस ने स्वयं बयान दिया कि आप लोकतंत्र में इस तरह का बयान कैसे दे सकते हैं कि जनता को स्रोत जानने का अधिकार नहीं है। जनता उसी के आधार पर तो निर्णय लेगी। तो इसलिए सरकार की इस बात को सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने खारिज भी किया इसको। तो इसलिए ये जो चुनाव का जो धन बल की स्थिति है, ये अब एक खतरनाक स्तर पे जा रहा है और इस पे संपूर्ण देश को बहुत गंभीर होने की जरूरत है। इसमें जहाँ तक देखिए, इसमें सुझाव दिया जाता है कि स्टेट फंडिंग हो या किस तरह से सुधार हो। देखिए, स्टेट फंडिंग अगर आप शुरू करते हैं अगर इसमें, तो उसमें कई तरह की और प्रैक्टिकल समस्याएं हैं उसमें, कि उसको भी तब तो हर कोई अपने अपने राजनीतिक दल का एक दुकान बना के खड़ा कर देंगे, गैर गंभीर किस्म के लोग भी, कि वो भी चाहेंगे कि हम कम से कम स्टेट फंडिंग का कुछ लाभ लेके हम भी कर लें। तो उसके अंतर्गत भी हम लोगों को कई तरह के नियमन की जरूरत पड़ेगी। जिस तरीके से 1% वोट पाने वाले लोगों को ही, पार्टियों को ही इलेक्टोरल बॉन्ड की सुविधा है, उसी तरीके से उसमें भी एक तय किया जा सकता है, इसमें एक सीमा, एक कैप बनाई जा सकती है। नगद पैसा देने से तो ज्यादा सही ये है कि उनको सुविधाएं दे दी जाए। मेरे विचार में तो उससे ज़्यादा बेहतर ये है कि जैसे मान लीजिए हम लोग देखते हैं कि आकाशवाणी या दूरदर्शन पे उनके लिए समय आवंटित कर दिया जाता है, वो निःशुल्क होता है, सभी पार्टियों को एक तरह से समय आवंटित किया जाता है। तो इस तरह से उनको कुछ इस दिशा में सरकार को बड़े कदम उठाने चाहिए कि वो कुछ एक तरह से सभी राजनीतिक दलों को कुछ उनको समान रूप से सबों को सुविधाएं प्रदान करें। तो इस तरह के कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। लेकिन जो अभी स्थिति है वो स्थिति गंभीर है, चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला हो। इलेक्टोरल बॉन्ड से मामला जो चुनावी चंदे का मामला था वो और उलझ गया है। इसमें कहीं कोई संदेह और शक की बात नहीं है इसमें। मैं यहाँ पर संजीव भाई अब आपसे पूछना चाहूँगा, आप बिल्कुल दिल खोल के और बिल्कुल मन से अपने उद्गार व्यक्त करें कि आपके घोषणा पत्र में चुनावी सुधार के लिए क्या क्या वायदे हैं और कितने दिन में पूरे होंगे। क्या 100 दिन के एक्शन प्लान में कोई है इनमें से? मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ संदीप भाई, आपसे ही, अब आप ही का है, अब आप ही के लिए मैदान खाली है। संदीप नाम है मेरा, संजीव। अच्छा, घोषणा पत्र तो आप ही ने किए हैं, समझ लीजिए। अंशुमान जी, इस बात को लेके जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं, इस विषय पे चुनाव सुधार एक हमेशा सुधार हुआ है। चुनाव आयोग ने हमेशा समय समय पे जब भी जरूरत पड़ी है उसने परिवर्तन किए हैं, चाहे वो वोटिंग राइट को लेके हो, राष्ट्रपति चुनाव को लेके हो, आपकी सरकार, बात सुन लीजिए ना, पूरा सुन लीजिए। घोषणा पत्र सवाल हम लोग अरे सर सुन लीजिए भाई, जब क्वेश्चन पूछ लीजिए 2 मिनट सुन लीजिए, फिर गलत हो तो आप लोग 3 लोग बैठे हुए हैं, उसकी बुराई करिए, अच्छाई करिए, उस पर प्रतिक्रिया दीजिए। ठीक है। चुनाव सुधार चाहती है भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब बने पहली बार देश के प्रधानमंत्री, तो उन्होंने इस विषय पे एक चर्चा पूरे देश भर में भी हुई।
कई राजनीतिक और स्वतंत्र जो संगठन है उन लोगों ने चुनाव प्रक्रिया में सुधार हो, कैसे धन बाहुबल की कमी हो, और धीरे धीरे पहले की अपेक्षा कम हुआ है। ऐसा नहीं है कि कम नहीं हुआ है, अगर देखेंगे तो पूर्व के अपेक्षा अब धीरे धीरे चुनाव में सुधार हो रहे हैं और लोग काफ़ी बढ़ चढ़ के अब हिस्सा भी लेने लगे हैं और डेमोक्रेसी में लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। हाँ, लेकिन ये सब 2, 3, 4, 5 जो है 10 कम से कम प्रश्न खड़े हुए हैं कि भारत के अंदर राजनीतिक पार्टियों का जो स्वरूप है क्या ये बेहतर है, उन स्वरूप में क्या क्या सुधार होने चाहिए, जो राहुल जी बोल रहे थे। और मुझे लगता है अभी भी राजनीतिक पार्टियों के स्वरूप में सुधार की आवश्यकता है, वो कोई भी राजनीतिक पार्टी हो। तो हम उसको कैसे सुधार करें, स्वयं के अंदर राजनीतिक पार्टियां चिंतन करेंगी तभी सुधार हो सकता है। हम आप सुधार थोप नहीं सकते भारत के अंदर, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है। और इस डेमोक्रेसी में जब आप ही अंशुमान जी गांधी जी की बात करते हैं तो गांधी जी भी यही कहते थे कि हम सब लोग स्वयं से बुराई का प्रत्याग करें। तो भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि आप देखेंगे आपको 27,000 करोड़ खर्च करने पड़ते हैं। देखिए, इसमें समय लगेगा, राज्यसभा में हमारी बहुमत आने दीजिए, आपको उसके बाद वो आप देखेंगे नैतिकता जब का अगला मानदंड लोकसभा हासिल का करना इलेक्शन हो पड़ेगा रहा ना। होगा तो भारत में एक महत्वपूर्ण चुनाव सुधार हो रहे होंगे और इन सभी विषयों को पार्टी जो है चिंतित है, गंभीर चिंतन कर रही है और इन सभी मुद्दों को चुनाव आयोग के पास रखने की काम की जाएगी और चुनाव आयोग को और सशक्त किया जाएगा ताकि इस तरह की जो भी अगर चुनाव में खामियां हैं उसको दूर की जा सके। और हम चाहते हैं कि आप लोग की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहे। ऋषि जी बताएं कि बेहतर एक एजेंडा बनाएं। हाँ, मैं एक सवाल आपसे, आपने संजीव जी बताएं और भी आपके चैनल के माध्यम से देश का हर वो नौजवान जो वोटर है या नहीं भी होने वाला है वो अपने भारत को कैसे देखना चाहता है और चुनाव में और कैसे कैसे सुधारो वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, क्योंकि ये डेमोक्रेसी की सबसे अच्छी खूबी है। सब लोग बेहतर बनाने में अपना योगदान। संदीप भाई, ऋषि जी एक प्रश्न पूछना एक सवाल है, आपने बहुत अच्छा सवाल किया धनबल और बाहुबल का, लेकिन आपके बिहार में जो एक सहयोगी हैं जिनका नाम है लोक जनशक्ति, उनको लोक की शक्ति चाहिए, लेकिन उनके पार्टी का एजेंडा यह है कि बाहुबली का शक्ति चाहिए। चाहे उनके पार्टी में सूरजभान हो, सुनील पांडे हो, रमा सिंह हो, और जेडीयू ने तो सिवान में हद कर दिया, साबुद्दीन के शूटर को टिकट दे दिया है। अगर बुरा कहेंगे क्या हुआ, तो क्या ये नैतिकता है आपकी पार्टी का कि हम जो है जनता में कुछ और बोलेंगे और जब टीवी चैनल पे आएंगे तो बाहुबल का निंदा करेंगे, धनबल का निंदा करेंगे, और जब जमीनी स्तर पर जाएंगे तो लोक जनशक्ति के बाहुबली का तो आप बाहुबलता भी ले लेंगे, चाहे सुनील पांडे हो, रमा सिंह हो, सूरजभान हो, चंदन सिंह जो नवादा से जीत के आए वो क्या है, गांधीवादी है। अरे सर सुनिए, बहुत अच्छा आप बोलते हैं, आप आक्षेप लगाइए, व्यक्तिगत मैं उस परिप्रेक्ष्य में आपसे वार्ता नहीं करूंगा। वो लोग जनशक्ति पार्टी के लोग नेता बताएंगे। मैं सिर्फ इतना कहूंगा ऋषि जी, देखिए हम बुराई ढूंढ के अच्छाई नहीं कर सकते। हम सब लोग अगर अच्छा चाहते हैं भारत बनाना, हम सब लोग को एक अपने विचार को लेके तटस्थ रहना पड़ेगा। और अंशुमान जी की मैं तारीफ करूंगा, ऐसे विषय पे चर्चा हम लोग खुल के कर रहे हैं सब लोग मिलके, और मैं किसी चर्चा में अंदर से दिल से मैं कह रहा हूं मुझे दुख नहीं हो रहा है, क्योंकि सुधार के लिए हम सब लोग को आगे आना ही है, क्योंकि समाज बदलेगा, बदलाव ही समाज का नियम है। तो आज जो है उसमें बेहतर व्यवस्था करो और हम सब लोग मेहनत करें इसके लिए, ये जरूरी है। संदीप जी, एक सवाल है कि देखिए 90% जो सांसद भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं, चूंकि ओवरऑल रेशियो भी 88% तो है ही, तो आखिर ये सुधार तो हो सकता था ना कि आप जैसे बिल्कुल सरल कार्यकर्ताओं को भी लोकसभा में हम लोग देख सकते थे। हम लोग नहीं, भारतीय जनता पार्टी में ज्यादातर जो कार्यकर्ता हैं लगे रहते हैं, जो वंदे मातरम के नाम पे सारा जीवन देते हैं, उनमें ज्यादा लोगों को टिकट नारा लगा। लेकिन दूसरी बात समझिए राहुल जी, देखिए आपको खुश होना चाहिए, पहला ऐसा देश का चुनाव जहां जातियां टूट गई, पहला ऐसा चुनाव धर्म टूट गया, पहला ऐसा चुनाव अंशुमान जी जो जातियों के गणित में देश लोग जोड़ के कहते थे मोदी नहीं आया, मोदी नहीं आएगा, मोदी जी आ गए। अब आगे आप देखिए चुनाव सुधार में जो जो आपको कमियां दिख रही हैं आप बताइए, अगर ये सरकार न करे चुनाव तो सुधार तो ये हुआ है कि 2014 में 250 करोड़ सिर्फ सोशल मीडिया पे खर्चा हुआ था, अंशुमान जी 20% पर गया, 5000 करोड़ सोशल मीडिया पे 2019 खर्च हुआ। करेंगे इस चुनाव सुधार को, जो भी सोशल मीडिया पे 5000 करोड़ खर्च हुआ, 20% का इजाफा हुआ। आप लोग उसमें भूमिका निभाइए, बताइए क्या क्या कैसे बेहतर हो सकता है। संदीप जी आप ही पर केवल बात रखिए। संदीप जी बात केवल आपकी नहीं हो रही है अंशुमान जी, दरअसल बात यह है कि चुनावी प्रक्रिया जिस तरह की आजकल चल रही है, आज किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए सिद्धांतों की राजनीति बिल्कुल बेमानी रह गई है, संख्याओं की राजनीति हो रही है, और संख्याओं में बराबर आने के लिए या सत्ता में बने रहने के लिए कोई भी पार्टी हो वो किसी भी तरह के समझौते से इनकार नहीं कर रही है।
चाहे वो धनबल हो, चाहे बाहुबल हो, या धनबल के साथ साथ लठायत पशुबल जिसको बोलते हैं वो हो, हमें केवल और केवल एक दूसरे पार्टी का आदमी होता है, उसके यहाँ होता है, वो गलत होता है, हमारे पाले में आ जाता है, फिर वो उसको हम स्वीकार कर लेते हैं सिर्फ इसलिए कि उसके बदौलत हमारे 2, 1, 4 जो संख्या है वो बढ़ जाने वाले हैं। संजीव जी, मैं आपसे सहमत हूँ जी। और हम भारतीय जनता पार्टी को एक पूरा 5 वर्ष का कार्यकाल इन्हीं सब पर चिंतन करने का दे भी चुके हैं जी। और शायद वो चिंतन ही करने में पूरा उनका समय बीता और अब उनके कार्यान्वयन का समय आया। हमारे देश के लिए तो सबसे ऐसे दुर्भाग्य समय यही पर है कि हमें याद दिलाना हमारा कर्तव्य हमारे देश बनता के है। लिए सबसे दुर्भाग्य समस्या यही ये नहीं है अंशुमान जी, हमारे देश के लिए दुर्भाग्य सबसे बड़ा यही है कि जिनको हम बदलने के लिए लाए थे वो हमें बदलने लगे, खुद नहीं बदल पाए। सबसे बड़ी बात ये राजनीतिक पार्टियों के लोग कितने चतुर होते हैं उसका उदाहरण हमने पहले भी शायद कहीं दिया था कि जैसे कोर्ट ने आदेश दिया कि दिल्ली के चुनाव के वक्त किसी भी पार्टी को या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को छोड़ करके पार्टी का मुखिया या मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं दिखाना है आपको टीवी पे। तो हम लोगों ने देखा था अरविंद केजरीवाल ने कैसे मफलर लपेट लिया और पीठ के पीछे से उनकी आवाज़ आती है और पूरा वो ऐड दिखा दिया था उन्होंने। कोर्ट के आदेश को धाता बताने में भी ये बड़े माहिर होते हैं। कोर्ट कुछ नहीं कर पाई। सारे लोग जानते थे कि अरविंद केजरीवाल ये चुनाव प्रचार कर रहे हैं, हम मफलर लपेटे प्रचार कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं होने जाने को। बहुत सारे छिद्र हैं, बहुत सारे रास्ते हैं और बड़े आराम से निकाल लेते हैं। नैतिक रूप से जब तक ये जिम्मेवार अपने आप को नहीं मानेंगे और ईमानदारी से सुधार करने की कोशिश नहीं होगी, कानून कुछ नहीं कर सकता। बहुत रास्ते हैं। मैं राहुल भाई आपसे पूछना चाह रहा हूँ। राहुल भाई, मेरा असली सवाल, जिस भ्रष्टाचार का नारा दे करके जिन 15 लाख से लेकर के विदेशों से काला धन लाने का दावा करते हुए अंततः इस देश से माल्या और नीरव को बाहर कहना चाहिए, जिसको एक बाहर निकलने का रास्ता दिया गया, इन परिस्थितियों में चुनावी बॉन्ड भी जुड़ाव है, एक बड़ा है, या राफेल भी चुनावी बॉन्ड से प्रत्यक्षता अप्रत्यक्षता सवाल खड़े करता है, राफेल जैसा मामला भी। क्या अगर पूंजीपतियों के द्वारा इस लोकतंत्र का अपहरण होने से रोकने के लिए क्या आवश्यक नहीं है कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक लगाई जाए? देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड पे रोक लगाई जाए, अगर रोक नहीं भी लगाते हैं उसमें, तो इलेक्टोरल बॉन्ड के सिस्टम को पूर्णतः पारदर्शी बनाया जाए। उसमें ये पूछा जाए कि आपने आखिर जो मान लीजिए कि 10 करोड़ में अगर किसी पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा दे रहा हूं, तो जनता को ये भी पता होना चाहिए कि हमारे पास उसका स्रोत क्या है, अब मैं किसको दे रहा हूं। ये बिल्कुल एक तरह से इंटरनेट पे बिल्कुल इसमें गोपनीयता की स्थिति समझ से परे है। इसमें कहीं से गोपनीयता होना ही नहीं चाहिए, लोगों को बिल्कुल पता होना चाहिए अच्छे तरीके से। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जब तक हम लोग ये चीज़ सोचते रहेंगे कि एन कैन प्रकारन किसी भी तरह से चुनाव जीते हैं, तो ये घटनाएं घटेंगी। इसमें हम लोगों को राजनीति में नैतिकता का समावेश करना ही होगा, और जब तक वो समावेश नहीं करेंगे तो स्पष्ट है कि राजनीतिक दल जो कानूनों में जो भी छिद्र हैं, उन छिद्र का प्रयोग वो हमेशा अपने लिए करते रहेंगे और इस तरह से कानून बनते रहेंगे। क्योंकि देखिए, कानून बनाना एक अलग चीज़ है और उसका क्रियान्वयन, तो क्रियान्वयन की पूरी व्यवस्था जो है कि इन्हीं सब पार्टियों को करना है। क्योंकि सत्ता में आज ये हैं, कल वो हैं, जो भी रहेंगे उन्हीं को क्रियान्वित करना। वो उस क्रियान्वयन में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं भारत में। मैं यही ऋषि भाई से पूछना चाहूँगा। ऋषि भाई, जिस तरीके से हम राज्यसभा में देखते हैं, कहने को तो एक विशेष क्षेत्र के प्रतिनिधि को उस क्षेत्र में किए गए उनके बड़े योगदान को लेके किसी भी व्यक्ति का चुनाव किया जाता है संसद के ऊपरी सदन में या राज्यसभा में, और मूलतः हम लोग देखते हैं कि वो उनका एक सवाल पूछने का या नीतियों में समितियों में शामिल होने में एक खास क्षेत्र को लेके उनका एक दबाव रहता है। उनके सवालों की फेरहिस्त देख लेंगे तो आप काफ़ी अच्छा रिसर्च कर सकेंगे। इसी तरीके से ये राजनीतिक लॉबियाँ, ये पूंजीपतियों के लॉबियाँ, ये इसी तरीके से तमाम सवाल अगर कोई भ्रष्टाचार के खड़े होंगे तो वहाँ के जनप्रतिनिधि को भी प्रभावित करेंगे। तो संसद का रूप क्या होगा? देखिए, इसका मूल कारण समझने की ज़रूरत है त्रिपाठी जी, कि देखिए जो भारत के जो जितने जो संपत्ति हैं, यदि उसका आप रेशियो निकालें तो टोटल संपत्ति जो है उसका 50% 1% लोगों के पास है। तो ये जो 1% है, ये कहीं ना कहीं हमारे देश की जो सत्ता है इनडायरेक्ट रूप से चला रहे हैं। आपने सही सवाल किया है कि राज्यसभा में खासकर ऐसे लोग ही क्यों जो जाते हैं जो 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 कहीं ना कहीं धनबल में काफ़ी मजबूत हैं। चाहे वो आम आदमी पार्टी का भी ले लीजिए, दो जो राज्यसभा सांसद जो गए थे वो कहाँ से किस बैकग्राउंड से आते हैं आप समझ सकते हैं। चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, तो कहीं ना कहीं जो कंसंट्रेशन ऑफ जो हमारे देश में जो पैसे हैं, कंसंट्रेशन 1% लोगों के पास है, तो कहीं ना कहीं वो जो लोग हैं वो सत्ता को डायरेक्ट रूप से चलाते हैं
तो कहीं ना कहीं ये जो सिस्टम है उसको बदलने की ज़रूरत है। और आपने जो पहला सवाल उठाया था चुनाव सुधार का, उस पर कहीं ना कहीं हर पॉलिटिकल पार्टी को मिलकर पार्लियामेंट में बिल लाना चाहिए और एक ऐसा कानून बनाना चाहिए कहीं ना कहीं उससे जो हमारे चुनाव सुधार है उसमें मजबूती मिले। और कम से कम चुनाव आयोग और आयुक्त को इतना पावर आप दीजिए, इतने पावर दीजिए ताकि वो डंडा चला सके। सिर्फ वो जो घर के जो बुजुर्ग हैं उनका रोल ना अदा कर पाए। आप देखिए ना चुनाव आयोग का रोल क्या है, सिर्फ वो डांट लगा सकता है। बड़ा एक्शन आप देख लीजिए, मुझे सिर्फ एक बाल ठाकरे पे जो कार्रवाई हुई थी उसके अलावा मुझे उसमें भी उसके अलावा मैं बाल ठाकरे वाले मामले खाली एक सेकंड में बोल दूं। बाल ठाकरे वाले मामले में भी ये हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट पहले वो मामला मुंबई हाई कोर्ट गया, फिर सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति का भी हस्तक्षेप हुआ था। मैंने उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश के बाद राष्ट्रपति का हस्तक्षेप हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 324 के अंतर्गत चुनाव आयोग को यह शक्ति थी, लेकिन चुनाव आयोग उन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर रहा है। तो बिल्कुल आप देखिए बाल ठाकरे पे जो कम से कम 6 साल के लिए प्रतिबंध कर दिया गया था कि आप वोट नहीं कर सकते। तो ऐसे एक्शन अंशुमन जी आपको इन 10-15 सालों में आपको नहीं देखने को मिला होगा। तो कम से कम जब तक आप पावर नहीं दीजिएगा, कोई एक संस्कृत में कहावत है विषहीन जो होते हैं उनका कोई ये नहीं होता। तो कम से कम चुनाव आयोग को जब तक आप पावर नहीं दीजिएगा तब तक आप एक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इसमें हर पॉलिटिकल पार्टी को अपने पॉलिटिकल मोटिव छोड़ के एक होना चाहिए और एक बिल बनाना चाहिए ताकि हमारे देश में चुनाव आयोग मजबूत बन सके। संदीप भाई, आप ही समाहार करते हुए बताइए कि हम इस देश में सीधे अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, डालमिया को क्यों नहीं चुन सकते? फिर हमको ये बिचौलियों की क्या जरूरत है? कोई कुछ तो फर्क होना चाहिए ना हमारे राजनीतिक दलों में और पूंजीपतियों के पिट्ठुओं में। अंशुमान जी, जो सबसे बड़ी बात है कि आम लोग, अच्छे लोग, ईमानदार लोगों को राजनीति में अपनी सुचिता के साथ दखल बढ़ानी होगी, आना पड़ेगा। दूसरी बात आपने कहा सबकी जरूरत है। विजय माल्या को आप ही पहली बार भेजे थे। अरे अंशुल छोड़िए ऋषि भाई, आप बोलते हैं तो हम चुप रहते हैं और जब मैं बोलता हूं तो मुझे दर्द होता है जब सही जवाब नहीं बहुत अच्छे बोलते हैं, अच्छे पत्रकार हैं, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं। देखिए अब हमें करना क्या है, इस पे हमें चर्चा करनी चाहिए। आपने मुझे इसको कहा कि आप कंक्लूड करें। देखिए हमारा देश आईपीसी सीआरपी से गवर्न होता है। चुनाव आयोग को जो शक्तियां प्राप्त हैं वो शक्तियां कम नहीं है, बहुत प्राप्त है। कोई गलत कर रहा है, चुनाव सुधार हुए, उस पर तत्काल कार्रवाई होती है, जेल भेजा जाता है, डंडा चलता है। जरूरत क्या है, स्वयं में बदलाव का हिस्सा बनने का। और मुझे लगता है संजीव कौशिक जी, राहुल जी और ऋषि जी को चाहिए और आपको, हमको सबको चाहिए कि हम ड्राफ्ट बनाएं, हम जैसा चुनाव सुधार भारत में चाहते हैं। और जो नौजवान इस आपके माध्यम से, आपकी पहल, सूर्या समाचार के पहल के माध्यम से हम लोग को सुन रहे हैं, वो भी कैसा चुनाव सुधार चाहते हैं वो चाहिए और मिलकर इकट्ठा हो। सरकार बेहतर है, आज सुनने का काम कर रही है और करने का काम कर रही है। आपको 5 साल के अंदर कर दिखेगा कि भारत के अंदर चुनाव सुधार हो गए, लोकसभा विधानसभा के चुनाव और नीचे के चुनाव एक साथ होंगे और पैसों की भी बचत होगी, क्योंकि यही सपना भारत के प्रधानमंत्री का भी है। और हम सब शायद अगर ऐसा करने में सफल रहे तो हम भारत के प्रधानमंत्री का भी सपना पूरा करने में सफल होंगे। हम उनके हाथ बने, नाक बने और कान बने। हम ईश्वर से यही कामना करते हैं कि संदीप दुबे जी की बात, उनकी पार्टी का नेतृत्व भी सुने। सरकार क्या पहल करेगी? हाँ वही संदीप भाई की अपेक्षाओं पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार खड़े उतरे। आप वादा कीजिए ना, नेशनल चैनल पे आइए तो निकल के। और अंशुमन जी को धन्यवाद दीजिए कि कोई चैनल ये मुद्दा पे डिबेट नहीं किया, इन्होंने किया। आप नेशनल चैनल पे आप वादा कीजिए कि हम जो है पर्सनली प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखेंगे। आप वादा कीजिए। अगर हम खुद भाषण से काम नहीं चलेगा, भाषण से शासन चलेगा। आप वादा कीजिए नेशनल चैनल पे मिलकर समाधान का हिस्सा बने और अपने अंदर की भी जो समस्याएं हैं, जो हमने जकड़न में अपने आप को रखा, उससे निकलें और ये हर विषय पे सुधार की जरूरत है। संदीप भाई, संदीप भाई और खासतौर से कानून के बीच। संदीप भाई, सबसे पहले आपकी पार्टी से मैं अपेक्षा करूंगा कि वो बात, आपकी नैतिक बातों को, आपके आदर्शों को गंभीरता से ले और सबसे पहले चुनावी खर्च का ब्यौरा तुरंत सुप्रीम कोर्ट को सौंपे। बिल्कुल मिलेगा। और दूसरी बात, केसी वेणुगोपाल को समझा दिया जाए कि लोकतंत्र क्या होता है और जनतंत्र क्या होता है, और उन्हें बता दिया जाए कि राजनीतिक पार्टियों से ज्यादा जरूरी है इस देश का आम आदमी। इस देश के 30 करोड़ लोग 2 जून की 2 रोटी नहीं कमा पाते हैं और आप यहां पर 70,000 करोड़ 60,000 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं। खैर, अपने इस गंभीर विचार विमर्श में आप सबके सहयोग के लिए मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मेरा सबसे बड़ा सवाल यही है यहां पर कि हम जिस भारत में रहते हैं, जहां पर बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, जिस देश में 30% से ज़्यादा, 30 करोड़ से ज़्यादा की आबादी 2 जून की रोटी के लिए मोहताज है, जैसा भी
मैंने कहा, और 1.5 करोड़ से ज़्यादा नौजवान हर साल रोजगार के बाजार में आते हैं और उनमें से आधे चौथाई को नौकरी मिल पाती है। ऐसी स्थिति में जहां पीने के पानी की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, शिक्षा आवास की समस्या से आज भी देश की बहुत बड़ी आबादी जूझ रही है, वहां हमारे राजनीतिक दलों का चंदा हर साल 350% से 550% तक बढ़ जाता है, जबकि हमारी और आपकी आय लगातार कम होती जा रही, जो साल में सिर्फ 10 से 12% बढ़ा करती है। तो ये राजनीतिक दल किन के लिए काम कर रहे हैं, इनको तय करना होगा, वरना काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ा करती। इसी के साथ ही बेबाक बहस में आज इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।